1, 2, 3 स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में लगभग 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करके अपने उस संकल्प को आगे बढ़ाया जिसके तहत उन्होंने एक वर्ष में 10 लाख नौकरियां देने का वचन दिया था। अब तक 5 रोजगार मेलों का आयोजन हो चुका है। इन मेलों में जितने नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं उससे यह आशा बंधती है कि निर्धारित कार्यकाल में 10 लाख लोगों को नौकरियां देने का लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया जाएगा। निसंदेह एक वर्ष में 10 लाख सरकारी नौकरियां कम नहीं होती, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि और अधिक नौकरियों की आवश्यकता है। इसके साथ ही यह भी समझा जाना चाहिए कि इस आवश्यकता को केवल सरकारी तंत्र पूरा नहीं कर सकता। निजी क्षेत्र को भी बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने में समर्थ बनना होगा। केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि निजी क्षेत्र रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की सामर्थ्य कैसे पैदा करे। इस मामले में केंद्र की तरह से ही राज्य सरकारों को भी सक्रियता दिखानी होगी। निश्चित रूप से उन राज्यों को अधिक सक्रिय होना होगा जहां उद्योग धंधों का विस्तार अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारों के बीच नए नए उद्योग धंधे स्थापित करने और इसके साथ ही निवेशकों को आकर्षित करने की होड़ कायम हो। अभी यह होड़ कुछ ही राज्यों के बीच दिख रही है। नौकरी चाह रहे युवाओं को रोजगार देने के लिए जहां यह आवश्यक है कि उद्योगों का तेजी के साथ विस्तार हो, वहीं यह भी जरूरी है कि युवाओं को कौशल विकास से लैस करने के जो कार्यक्रम चल रहे हैं उन्हें सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए। युवाओं को हुनरमंद बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि उनकी शिक्षा उन्हें किसी विशेष कौशल से समृद्ध नहीं कर पा रही है। आखिर हमारी शिक्षा युवाओं को शिक्षित करने के साथ उनमें कौशल विकास का भी काम क्यों नहीं कर पा रही है। एक प्रश्न यह भी है कि शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन में अभी कितना समय लगेगा। यह ठीक है कि नई शिक्षा नीति पर अमल किया जा रहा है, लेकिन उसमें और तेजी लाने और उसे इस रूप में विकसित करने की आवश्यकता है कि हमारे युवा पढ़ाई करने के साथ किसी क्षेत्र में कुशलता भी हासिल करें ताकि रोजगार के अवसरों को आसानी से भुना सकें। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि विभिन्न औद्योगिक संगठन यह शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुरूप युवा नहीं मिल पा रहे हैं। यह स्वाभाविक ही है कि प्रधानमंत्री ने 5वें रोजगार मेले के अवसर पर 16 मई 2014 की तिथि का भी स्मरण किया, क्योंकि 9 वर्ष पहले इसी दिन लोकसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में नतीजे आए थे। प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि 9 वर्षों में देश में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उल्लेखनीय काम किए हैं, लेकिन उन्हें यह भी आभास होना चाहिए कि समय के साथ देश की अपेक्षाएं भी बड़ी है।
पिछले कुछ सालों से आम लोगों के लिहाज से महंगाई एक समस्या बनी हुई है। हालांकि इस बीच कई मौक़ों पर मुद्रास्फीति की दर में उतार चढ़ाव बना रहा, लेकिन आय और क्रय शक्ति के संदर्भ में देखें तो महंगाई ज़्यादातर लोगों के लिए लगातार एक चुनौती ही है। लेकिन हाल के आंकड़ों के मुताबिक पहले खुदरा और अब थोक दोनों ही मामले में महंगाई की दर में आई कमी के रुख ने लोगों को राहत दी है। गौरतलब है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई 4.70% रही, जो बीते 18 महीने के दौरान इसका न्यूनतम स्तर है। अब थोक महंगाई भी ऋणात्मक 0.92% पर आ गई, जो पिछले करीब 3 साल में इसका न्यूनतम स्तर है। जाहिर है, थोक महंगाई की दर शून्य से भी नीचे जाना बाजार में वस्तुओं की आवक के लिहाज से सकारात्मक है और इसका स्वाभाविक असर वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ना चाहिए। कई बार थोक महंगाई का स्तर तो नीचे जाता है, लेकिन बाजार में वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन थोक के साथ साथ खुदरा महंगाई के हाल के आंकड़ों में अगर स्थिरता बनी रही तो इससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। यह बदलाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि बीते 11 महीने के दौरान आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से तय खुदरा महंगाई सहनीय स्तर से ऊपर ही रही थी। दरअसल आरबीआई को इसे 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य मिला हुआ है, जिसमें 2% की कमी या बढ़ोतरी की गुंजाइश छोड़ी गई है। यानी यह 2 से 6% तक रहे तब तक इसे नियंत्रण में माना जाता है, लेकिन इसमें असंतुलन होने पर आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोरोना महामारी और पूर्णबंदी के असर से बाजार में जो स्थिति बनी थी, उसके बाद खाने पीने से लेकर ज़्यादातर ज़रूरत की चीज़ों की कीमतें बहुत सारे लोगों की पहुंच से दूर हो गई थी। खास तौर पर सब्जियों के दाम ऊंचे स्तर पर बने रहे। यह सीधे सीधे लोगों की आय और क्रय शक्ति से जुड़ा मामला था। हालांकि अब भी रोजगार और लोगों की आय के मामले में कोई बड़ा सुधार नहीं दर्ज हो पा रहा है, लेकिन महंगाई में कमी इस चुनौती का सामना करने में मददगार साबित होगा। मुश्किल यह है कि कई बार महंगाई में कमी के आंकड़ों का असर धरातल पर नहीं दिखता है। गौरतलब है कि बेलगाम महंगाई को काबू में करने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले करीब 1 साल में रेपो दरों में करीब 2.5% की बढ़ोतरी की है। इसका रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की कीमतों पर तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसकी वजह से घर के लिए जाने वाले ऋण सहित सभी तरह के ऋण महंगे हो गए। अब महंगाई की दरों के नियंत्रण की स्थिति में आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय बैंक की ओर से रेपो दरों में कटौती हो सकती है, मगर महंगाई के मामले में ताज़ा रुख का हासिल तभी राहत का सबब बन सकता है जब इसमें स्थिरता रहे।
और यह आम लोगों की आय और क्रय शक्ति की सीमा के अनुपात में संतुलित रहे। साथ ही यह भी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि खुले बाजार में वस्तुओं की कीमतों के समांतर उनकी उपज सुनिश्चित करके आपूर्ति करने वाले किसानों को भी उनके सामान की उचित कीमत मिल सके। अगर किसानों के सामने अनाज या कोई अन्य खाद्य पदार्थ कौड़ियों के भाव बेचने की नौबत आती है और उसी वस्तु की कीमत खुले बाजार में ऊंची होती है तो यह एक तरह से असंतुलित व्यवस्था होगी और इसका असर सभी पर पड़ेगा। स्टॉप।